नमस्ते, मेरे सामने मोटोरोला रेजर 60 है और इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 टिप्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शायद मैं आपको पहले यह दिखाऊंगा कि आप सबसे स्मूथ एनिमेशन के लिए हाई रिफ्रेश रेट कैसे सेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेटिंग्स खोलें, फिर बस नीचे स्क्रॉल करते रहें जब तक कि आपको डिस्प्ले ना मिल जाए। फिर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट ढूंढें और यहाँ हमारे पास 3 मोड हैं, स्मार्ट और बैलेंस्ड, हाइपर स्मूथ या एफिशिएंसी फर्स्ट। यदि आप हर समय सबसे स्मूथ एनिमेशन चाहते हैं तो आपको हाइपर स्मूथ चुनना चाहिए। इसकी बदौलत हमें एक 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि उदाहरण के लिए इस मोड में बैटरी की खपत सामान्य से यानी 60 हर्ट्ज की तुलना में थोड़ी अधिक होगी। उदाहरण के लिए आप स्मार्ट और बैलेंस्ड भी चुन सकते हैं, जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट के साथ मध्यम बैटरी खपत और एक सहज अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इस मोड में जब आपकी बैटरी 20% से नीचे गिरती है तो बैटरी बचाने के लिए स्वचालित रूप से 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चुन लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर समय हमें 120 हर्ट्ज मिलेगा। तो यह पहली चीज है जिसे आप बदल सकते हैं, और अब आप जानते हैं कि यह कहां स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमारे पास एडेप्टिव ब्राइटनेस, अनुकूली चमक का विकल्प है। यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप उस फीचर का उपयोग करना चाहते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं इसे हमेशा बंद कर देता हूं क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि ब्राइटनेस लेवल मेरी अनुमति के बिना अपने आप बदल जाए, इसलिए मैं इसे हमेशा बंद रखता हूं। लेकिन यह आप पर निर्भर है, आप उस फीचर को इनेबल चालू रख सकते हैं। बस ब्राइटनेस अपने आप आपके आसपास की रोशनी के आधार पर चुनी जाएगी। तो उदाहरण के लिए जब आपके आसपास बहुत तेज रोशनी होगी तो ब्राइटनेस का स्तर थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा नीचे हमारे पास डार्क थीम का विकल्प है। कुछ लोग इसे लाइट थीम से ज्यादा पसंद करते हैं। आप इसे यहीं चेकबॉक्स के जरिए इनेबल कर सकते हैं, और साथ ही डार्क मोड में बैटरी की खपत थोड़ी कम होती है। आप डार्क मोड के लिए शेड्यूल भी इनेबल कर सकते हैं। आपको बस शेड्यूल पर क्लिक करना होगा। यहां आप चुन सकते हैं कि यह किसी कस्टम समय पर चालू हो या सूर्यास्त से सूर्योदय तक, लेकिन अभी के लिए मैं अपने मामले में लाइट मोड ही रखूंगा। ठीक है, अब साइड बार पे चलते हैं। ये काफी उपयोगी चीज है। जेस्चर्स में जाएं और यहां हमारे पास साइड बार है, उस पर टैप करें और इसे इनेबल करें। यहां हमारे पास साइड बार की सेटिंग्स हैं। यहां बाईं ओर हम देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन से ऐप्स साइड बार में हैं, लेकिन अगर आप उन सूचियों से कुछ और चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के ऐप्स जोड़ सकते हैं। हमारे पास ऐप्स एंड टूल्स हैं। हम कॉन्टैक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। आपको बस अलाउ पर क्लिक करना होगा और आप उन्हें जोड़ पाएंगे। मैं अपने मामले में ऐप्स के साथ ही रहूंगा। और अब चलिए साइड बार को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ फोटो, कैलेंडर, घड़ी नहीं चाहिए और इसके बजाय मैं फेसबुक और शायद फोन रखना चाहूंगा। ठीक है, अब ये सेव हो गया है। अगर आप लर्न मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास साइड बार के सभी कंट्रोल्स का एक ट्यूटोरियल है। लेकिन मुझे आपको दिखाने दें कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। साइड बार ठीक यही है जहां मैं इशारा कर रहा हूं, किनारे पर। और अब इसे आसानी से खोलने के लिए बस किनारे से बीच की तरफ धीरे से स्लाइड करें, बिल्कुल ऐसे। अगर आप इस बार को ध्यान से पकड़ते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार साइड बार की स्थिति को भी बदल सकते हैं। यह फीचर आपको स्क्रीन को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाता है। यह बाईं ओर या दाईं ओर हो सकता है और आप इसकी ऊंचाई बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसे यहां दाईं ओर चाहता हूं, यह मेरे लिए ठीक रहेगा। अब यदि आप इनमें से किसी ऐप पर टैप करते हैं तो वे फ्लोटिंग विंडो में खुल जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं क्रोम पर टैप करूंगा। आइए देखते हैं, और अब ये एक फ्लोटिंग विंडो में खुल गया है। हमारा फोन अभी भी सही से काम कर रहा है। हम अन्य चीजें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब मैं मुझे नहीं पता, फेसबुक लॉन्च कर सकता हूं और मैं इस बीच इंटरनेट भी सर्फ कर सकता हूं। ये काफी उपयोगी चीज है। जहां तक फ्लोटिंग विंडो की बात है, आप विंडो का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बस किनारे को पकड़ना है। कृपया इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि यदि आप इसे नीचे की तरफ बहुत ज्यादा खींचते हैं तो यह अपने आप फुल स्क्रीन मोड में खुल जाएगा, और यही प्रक्रिया तब भी होगी अगर मैं अपनी उंगली को यहां से हटा लेता हूं या छोड़ देता हूं।
आप इसकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। बस इस बार को पकड़ें और आप इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। यदि आप इस बार पर टैप करने की कोशिश करते हैं तो सच कहूं तो वास्तव में यहां कुछ भी नहीं होता है, ये पूरी तरह से खाली है। अजीब अजीब चीज है। आप इस आइकन पर क्लिक करके विंडो को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब ये किनारे पे चिपक गई है और अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो बस टैप करें और ये दिखाई देगी और आप इसकी मदद से फुल स्क्रीन में भी जा सकते हैं। काफी आसान है। आप रिसेंट ऐप्स के लेवल से भी फ्लोटिंग विंडो में जा सकते हैं, बस उन्हें खोलें। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हर ऐप फ्लोटिंग विंडो मोड को सपोर्ट नहीं करता है। उदाहरण के लिए सेटिंग्स इसे सपोर्ट नहीं करता है, और कैमरा ऐप भी। मुझे लगता है कि ये नहीं करता, ये सपोर्टेड नहीं है, लेकिन क्रोम करता है। आपको बस इस आइकन पर क्लिक करना है और अब ये फ्लोटिंग विंडो में खुल गया है। बहुत आसान चीज है लेकिन काफी उपयोगी है। ठीक है, अब चलिए सेटिंग्स और जेस्चर पर वापस चलते हैं। यहाँ हमारे पास है हमारे पास स्वाइप टू स्प्लिट भी है, और यहाँ हम स्प्लिट स्क्रीन मोड में जा सकते हैं। ये भी काफ़ी उपयोगी चीज़ है। हमें बस इसे इनेबल करना है और अब हमें किनारे से बीच की तरफ ये मूव करना है। इसके बाद हम आसानी से कोई भी दूसरा ऐप चुन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। शायद मैं इसके लिए YouTube चुनूंगा ताकि आप देख सकें कि यह प्रक्रिया कितनी सरल है। ठीक है, और फिर चलिए ये मूव करते हैं। ठीक है, शायद कोई दूसरा ऐप। मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं लॉन्च हुआ। अरे यार, नहीं। शायद यहां कैलकुलेटर के साथ कोशिश करते हैं, शायद ये काम कर जाए। क्या मैंने वास्तव में इसे ऑन किया है? मुझे चेक करने दो। मुझे लगता है मैंने किया है। सेटिंग्स में जाएं, जेस्चर चुनें और फिर स्वाइप टू स्प्लिट करें। अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब रीसेंट ऐप्स से आप दूसरा ऐप चुन सकते हैं जो स्प्लिट स्क्रीन में खुलेगा और असल में सेटिंग्स भी काम कर गई। अब हमारे पास एक ही समय में 2 ऐप्स खुले हैं और स्क्रीन बिल्कुल आधी आधी बंट गई है। और ऊपर की तरफ हमारे पास कैलकुलेटर है, इसीलिए हम चीजों की गणना कर सकते हैं। जो कुछ भी हम चाहें उसे गिन सकते हैं और इसी बीच उदाहरण के लिए हम अपनी सेटिंग्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं। काफी उपयोगी चीज है और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत काम की है। अगर आप बीच में दी गई बार को पकड़ते हैं तो आप ऐप्स का साइज बदल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक ऐप दूसरे से बड़ा हो जाएगा और अगर आप इसे बहुत ज्यादा खींचकर छोड़ देते हैं तो एक ऐप बंद हो जाएगा और दूसरा फुल स्क्रीन में खुल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कुल मिलाकर यह वाकई बहुत ही उपयोगी फीचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पावर की पर स्लाइड का विकल्प भी है। ये भी जेस्चर्स में ही है। स्लाइड ऑन पावर की पर जाएं और अब आप चुन सकते हैं कि क्या होगा। हम क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, या हमारे पास जूमिंग का विकल्प है। जूम इन करने के लिए ऊपर स्लाइड करें, जूम आउट करने के लिए नीचे स्लाइड करें। ये गूगल मैप्स के साथ काम करता है। नीचे हमारे पास स्लाइड इंटेंसिटी है। हमारे पास एक बार है और हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह केवल जूमिंग के लिए है। मैं आपको क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन के साथ दिखाऊंगा। ये चालू है। मैं होम स्क्रीन पर जाऊंगा और अब जब मैं पावर की पर धीरे से स्लाइड करूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन और क्विक मेनू खुल गया है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। और बस बहुत ज्यादा दबाव न डालें। आप इसे धीरे से कर सकते हैं और यह खुल जाएगा। ठीक है, और अब 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ये मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक है और मैं इसे हर डिवाइस पर हमेशा इस्तेमाल करता हूं। और सुनिश्चित करें कि यह इनेबल सक्षम है। यदि आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ हम उन अपवादों को देख सकते हैं जिनमें यह काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मेरे मामले में यह मोटो नोट है। लेकिन चलिए ट्राई इट आउट पर क्लिक करते हैं। अब आप जानते हैं स्क्रीनशॉट लेने का सामान्य तरीका पावर की और वॉल्यूम डाउन बटन को दबाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दूसरे डिवाइस पर होता है। लेकिन जब हमारा फोन सपाट रखा होता है बिल्कुल वैसे ही, तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आप जानते हैं दोनों बटनों को दबाने की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदायक होता है। हमें अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप जानते हैं, फोन को पकड़ने के लिए और फिर पावर की और वॉल्यूम डाउन बटन दबाने के लिए।
जब हमारा फ़ोन सपाट रखा होता है तो इसे एक हाथ से करना लगभग असंभव है, क्योंकि आप जानते हैं यह हिलता रहता है। तभी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट काम आता है, मदद के लिए आता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको बस 3 उंगलियों को स्क्रीन पर रखना होता है और स्क्रीनशॉट खिंच जाता है। काफी आसान चीज है। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं। बूम, ये काम कर गया। सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगली चीज, क्विक लॉन्च। मुझे ये भी पसंद है। लेकिन जब इस फीचर की बात आती है तो हमें वह सही जगह ढूंढनी होगी जहां हमें टैप करना है। यहां हमारे पास इस फीचर का एक संक्षिप्त विवरण है। कस्टम एक्शन को ट्रिगर करने के लिए अपने फोन के पिछले हिस्से के ऊपरी 1/3 भाग पर डबल टैप करें। आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा और फिर टैप स्ट्रेंथ चुनना होगा। हमारे पास 3 मैम स्ट्रेंथ लेवल हैं, जेंटल, हल्का, मॉडरेट, मध्यम और हार्ड, जोर से। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आप जेंटल टैप का विकल्प चुनते हैं तो सिस्टम अपने आप एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप मॉडरेट टैप का विकल्प चुनते हैं तो चलिए हम इसके लिए रिकॉर्डर को चुन लेते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। और अगर हम हार्ड टैप की बात करें तो हम कोई ऐप लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि शायद कोई जरूरी ऐप या फिर क्रोम ब्राउजर ही खुल जाए। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अब चलिए इसे आजमाते हैं। इसे ट्रिगर करने के लिए हमें इस क्षेत्र में कहीं टैप करना होगा। हमें डबल टैप करना होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहली बार में यह सब कुछ थोड़ा मुश्किल या चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, आप बस ट्राई इट आउट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर अब हमारे पास यह ट्यूटोरियल उपलब्ध है जो आपको हर एक कदम पर पूरी तरह से गाइड करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने यहां कहीं टैप किया है। कहीं ना कहीं उस जगह को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन आपको बस कोशिश करते रहना है। ठीक है, अब मैंने यहां कहीं टैप किया है। यही वह जगह है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब चलिए पहले हल्के टैप, जेंटल टैप को आजमाते हैं। ठीक है, और बेशक यह अभी काम नहीं कर रहा है। बेशक, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। अरे यार, कभी कभी यह उपयोगी होता है और कभी कभी आप जानते हैं उस जगह को ढूंढना वास्तव में कठिन होता है। मुझे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। अरे यार, मेरा मतलब है जैसे मैंने सचमुच वह जगह ढूंढ ली है और अब मैं टैप कर रहा हूं और यह काम कर रहा है। ठीक है, आखिरकार क्रोम वैसे ही लॉन्च हो गया है जैसा मैंने चुना था। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चलिए मॉडरेट को आजमाते हैं। ओह, वह हार्ड टैप था। मेरा मतलब बस इतना है कि फिलहाल केवल हार्ड टैप ही ठीक से काम कर रहा है। मॉडरेट जेंटल टैप के साथ शुरू करें और चलिए स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये काम कर गया। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, आपको बस सही जगह ढूंढनी होगी। हम कभी कभी इसे ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप इसे अपने आप आजमा सकते हैं। चलिए जेस्चर्स पर वापस चलते हैं और चलिए अदर थिंग्स पर चलते हैं। और अब यह क्विक कैप्चर होगा। यह हमेशा काम करता है, इसलिए चिंता ना करें।
ये पिछली चीज की तुलना में बहुत बहुत आसान है। आपको बस इसे इनेबल करना है और अब हमारे पास एक शॉर्टकट है जिससे हम अपने कैमरा ऐप को लॉन्च कर सकते हैं, बस इस मूव को करके। तो हमें अपने फ़ोन को 2 बार घुमाना होगा। मैं दिखाऊंगा कि ये पहली बार में ही काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी आसान है और कैमरा लॉन्च करने का ये काफ़ी कूल तरीका भी है और बेशक सब कुछ रिस्पॉन्सिव है। हम फोटो लेना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये काम करता है। मैं ये मूव करता हूँ और कैमरा ऐप लॉन्च हो जाता है। काफ़ी आसान चीज़ है। तो ये क्विक लॉन्च से कहीं ज़्यादा आसान है और फास्ट फ्लैशलाइट के साथ भी ऐसा ही है, जो मुझे लगता है कि मोटोरोला के फ़ोन में सबसे लोकप्रिय फीचर है। हम ये मूव, ये जेस्चर, चॉपिंग मूव और फिर फास्ट लाइट लॉन्च हो जाती है। ये वाकई बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए, जब बाहर बारिश हो रही हो, आपकी स्क्रीन गीली हो, आपकी उंगलियां गीली हों, तो स्क्रीन के साथ भी ऐसा ही होता है। और कभी कभी क्विक सेटिंग्स, मेनू खोलना और फिर फ्लैश लाइट चालू करने के लिए किसी भी चीज पर टैप करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए यह काफी उपयोगी है। चलिए चॉपिंग मूव करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लैश लाइट चालू हो गई है। अब हम इसे दोहराते हैं, ये बंद हो जाएगी। सचमुच बहुत ही बढ़िया चीज है। इसे 1 बार और फिर 2 बार दोहराएं। ठीक है। अब चलिए हम फ्लिप फॉर दरअसल अप्रोच टू साइलेंस। जब आप एक्सटर्नल लिसनिंग मोड में होते हैं तो आप अप्रोच टू साइलेंस का उपयोग कर सकते हैं। और यहां हमारे पास ट्यूटोरियल है। जब कोई कॉल कर रहा हो और हम इस मोड में हो तो हम बस स्क्रीन के सामने हाथ रखकर रिंगर को साइलेंस कर सकते हैं। काफी उपयोगी चीज है। और फ्लिप फॉर डीएनडी के साथ भी ऐसा ही है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में जाने के लिए आपको बस अपने फोन को इस तरह घुमाना है। और अब आपको, मेरा मतलब है, आपको नोटिफिकेशन तो मिलेंगे लेकिन वे बस साइलेंट हो जाएंगे। डू नॉट डिस्टर्ब मोड यही करता है। अपने फोन को उल्टा रखकर कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन को ब्लॉक करें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में भी आपको अलार्म सुनाई देंगे। ठीक है। चलिए अब हम अपने डिवाइस के लिए स्क्रीन लॉक जोड़ते हैं, क्योंकि यह काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज है। सेटिंग्स के मुख्य पेज पर जाएं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएं और सेट स्क्रीन लॉक पर क्लिक करें। हमारे पास स्क्रीन लॉक के 3 प्रकार हैं, पैटर्न, पिन या पासवर्ड। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनेंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं आमतौर पर पैटर्न चुनता हूं और इसे बनाने के लिए हमें उन डॉट्स में से कम 4 को जोड़ना होगा। दोबारा कोशिश के लिए क्लियर दबाएं। सेव करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें, पैटर्न दोबारा बनाएं और कंफर्म दबाएं। और अब हमारा पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह काम करता है। आप ऊपर की तरफ स्लाइड करें और डिवाइस को अनलॉक करने का एकमात्र तरीका हमारा पैटर्न बनाना है। डन पर क्लिक करें। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट जोड़ना उपयोगी है। डिवाइस अनलॉक में जाकर फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक चुनें। सबसे पहले अपना स्क्रीन लॉक ड्रा या टाइप करें। अब आप फोन अनलॉक करने के लिए फेस या फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इनेबल सक्षम करने की आवश्यकता है। और फिर यदि आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट पर क्लिक करें। अब बेशक फेस अनलॉक भी जोड़ सकते हैं। अब हमारा सेंसर हमारे पावर बटन पर स्थित है। हमें बस अपनी उंगली उस पर रखनी है। ठीक है। और अब हमें इसे बिल्कुल वैसे ही टैप करना है। जब आप उंगली रखते हैं और आपको कंपन, वाइब्रेशन महसूस होता है तो आपको बस इसे उठाना है और फिर से रखना है और आपको इसे तब तक दोहराना है जब तक कि यह सेव ना हो जाए। याद रखें कि आपकी उंगली साफ होनी चाहिए। सेंसर के साथ भी ऐसा ही है, तो इसकी बदौलत सब कुछ ठीक से रजिस्टर हो जाएगा। बस इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि यह सेव ना हो जाए। ठीक है, डन पर क्लिक करें। बेशक आप 1 से अधिक फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं। आपको केवल 1 का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और अब मुझे आपको दिखाने दें कि यह कैसे काम करता है। तो मैं स्क्रीन लॉक करूंगा, मैं अपनी उंगली पावर बटन पर रखूंगा और फोन अनलॉक हो जाएगा। बहुत आसान चीज है लेकिन काफी उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपको दिखाने दें कि आप सिस्टम अपडेट कहां पा सकते हैं। यह जानना अच्छा है कि आप इसे कहां पा सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाएं, नीचे स्क्रॉल करते रहें और यह सिस्टम के अंतर्गत है। बस सिस्टम और अपडेट पर क्लिक करें और यहाँ समय समय पर मैन्युअली चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करना अच्छा रहता है, ये देखने के लिए कि क्या डाउनलोड करने के लिए कोई अपडेट उपलब्ध है।
या आप बेशक स्मार्ट अपडेट्स को इनेबल कर सकते हैं। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो अपडेट अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बाहरी डिस्प्ले पर चलते हैं, तो मुझे फ़ोन को पलटने दें। बूम। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हमारी स्क्रीन है और हमारा डिवाइस पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं कि इसे अनलॉक करने के लिए अभी भी मेरे पैटर्न या मेरे फिंगरप्रिंट की आवश्यकता है। यहाँ हमारे पास एक त्वरित ट्यूटोरियल भी है और हमारे पास कैमरा लॉन्च करने के लिए एक जेस्चर है। वही जेस्चर ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन फ़ोन अब बस मुड़ा हुआ है। बस जेस्चर को दोहराएं और कैमरा ऐप खुल जाएगा। आप मुझे अभी हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन को ऐसे घुमा भी सकते हैं और यह काम करेगा। ठीक है, तो देखिए, फ़ोटो लेने के लिए हमें बस इतना करना है कि स्क्रीन पर कहीं भी टैप करना होगा। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आप बेशक एक बेहतर और शानदार शॉट कैप्चर करने के लिए अपने फ़ोन को आसानी से पलट सकते हैं। यह आपको एक अलग एंगल देगा। दोस्तों, फिलहाल तो मैं अभी अपने फ़ोन के सेल्फी मोड में हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। यहां हम बेशक फिल्टर भी लगा सकते हैं। सब कुछ काम करता है। हमारे पास हमारी होम स्क्रीन भी है, लेकिन बेशक इसमें सामान्य मोड जितने ऐप्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास गेम सेक्शन है, कम्युनिकेशंस, उदाहरण के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ पूरी तरह से काम करता है। आप कॉल कर सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया है। आप अपने फ़ोन को ऐसे मोड़ भी सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये फ़ोटो लेने के लिए भी काफ़ी कूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास स्प्लिट मेन्यू जैसा कुछ है। स्क्रीन के इस हिस्से पर हमारे पास सभी कंट्रोल्स हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ हमारे पास हमारा कैमरा है। तो मैं सचमुच अपने फ़ोन को पकड़कर इस तरह अपनी फ़ोटो ले सकता हूँ। इस स्तर पर यहाँ हमारे पास हमारे कैमरे हैं, इसलिए मैं अपने फ़ोन को इस तरह पकड़ सकता हूँ और फ़ोटो ले सकता हूँ। उदाहरण के लिए ये वीडियो कॉल्स के लिए भी उपयोगी है। आप अपने फ़ोन को उस तरह रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास कैमरा है, आप शुरू कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए इस तरह रिकॉर्डिंग भी। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, सब कुछ पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। आप अपने फ़ोन को इस तरह भी रख सकते हैं। ये काफ़ी उपयोगी भी है। यहाँ एक ट्यूटोरियल भी आ गया है। टच रिकॉर्डिंग शुरू या बंद करने के लिए टच पैड पर टैप करें। जूम इन और आउट करने के लिए किसी भी दिशा में स्वाइप करें। और कैमकॉर्डर के लिए वीडियो अलाइनमेंट चुनें। यह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई है। तो ये मूल रूप से अभी एक हैंडीकैम की तरह है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं इस टच पैड पर टैप करूंगा जो यहाँ ठीक सामने है। ये कहता है रिकॉर्डिंग शुरू बंद करने के लिए टच पैड पर टैप करें। जूम इन और आउट करने के लिए किसी भी दिशा में स्वाइप करें। मैं अब जूम आउट करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूम लेवल बदल गया है और अब मैं जूम इन कर सकता हूं। इस मोड का उपयोग करते समय आप अधिकतम जूम को 6 गुना यानी 6 गुणाक्स तक सेट कर सकते हैं, जो काफी उपयोगी है। ठीक है, और मैं फोन को खोलूंगा। हम फिर से फुल स्क्रीन में हैं। काफी उपयोगी चीज है। मैं आपको इन फीचर्स को हम फोल्ड यानी एक्सटर्नल डिस्प्ले मोड में खुद आजमाने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह वास्तव में मजेदार है। और यह कभी कभी काफी उपयोगी होता है, और यह आप जानते हैं, एक नया अनुभव है। ठीक है, आप बेशक इस खास मोड का इस्तेमाल करके अपनी होम स्क्रीन पर मौजूद मेनू को अपनी पसंद के अनुसार आसानी से एडिट या कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि जैसे आप जूम आउट करते हैं, आपको यह मूव करना होगा। बेशक आपके पास यहाँ हाल ही के रीसेंट ऐप्स मौजूद हैं, और यदि आप एडिटिंग में रुचि रखते हैं तो आप पहले नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, फिर एक्सटर्नल डिस्प्ले पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास उन चीज़ों का पूरा सेक्शन है जो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास रेजर टिप्स हैं।
मैं आपको इन्हें खुद आजमाने की अत्यधिक सलाह देता हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी होम स्क्रीन के लिए थीम बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए ये काफ़ी कूल लग रही है और मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ। आप घड़ी की स्टाइल बदल सकते हैं। फॉन्ट बदल रहा है और आप घड़ी के रंग भी बदल सकते हैं। लॉक स्क्रीन के साथ भी ऐसा ही है। चलिए एक कस्टम सेट करते हैं, शायद एक नई थीम, शायद ये वाली। ठीक है, फिर कंफर्म करें। अब मैं फोन को फोल्ड करूंगा। यह हमारी लॉक स्क्रीन है। मुझे एक बार देख लेना चाहिए। सब कुछ एडजस्ट और बदल दिया गया है। ऊपर की तरफ स्लाइड करें, अपना स्क्रीन लॉक ड्रा करें। और मेरी होम स्क्रीन नहीं बदली थी, तो चलिए इसे करते हैं। एक्सटर्नल डिस्प्ले, होम स्क्रीन, थीम्स, ये वाली ऐड करें। ठीक है, और शायद अब ठीक है, और अब ये काम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफी कूल लग रहा है और मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा है। ठीक है, मुझे फोन को वापस अनफोल्ड करने दें। चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। नहीं, सेटिंग्स नहीं, मैं आपको दिखाता हूं कि हम अपनी होम स्क्रीन पर विजेट्स कैसे जोड़ सकते हैं। विजेट जोड़ने के लिए बस अपनी होम स्क्रीन पर किसी खाली जगह पर दबाकर रखें और फिर यहां विजेट्स पर जाएं। यहां हमारे पास उन सभी ऐप्स की सूची है जिनसे हम विजेट बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं क्रोम विजेट जोड़ना चाहता हूं। आपको बस टैप करना है और हमारे पास 4 प्रकार के विजेट हैं। हमारे पास डिनो गेम है, हमारे पास क्रोम बुकमार्क है, हमारे पास सर्च बार, वॉइस टाइपिंग, इनकॉग्निटो मोड और गूगल लेंस के लिए क्रोम शॉर्टकट है, या हमारे पास एक साधारण होम सर्च, एक क्रोम सर्च है। मान लीजिए कि मैं ये बार जोड़ना चाहता हूं। बस टैप करें और फिर ऐड पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारी होम स्क्रीन पर आ गया है। यदि आप इसे दबा कर रखते हैं तो आप इसकी स्थिति बदल सकते हैं। याद रखें कि इसे जोड़ने के लिए कुछ जगह की आवश्यकता होती है। यदि आप चाहें तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आकार बदल रहा है। और अब यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो बस कहीं और टैप करें और अब यह सफलतापूर्वक जुड़ गया है। और अब हमारे पास गूगल सर्च बार तक आसान पहुंच है। काफी उपयोगी चीज है, लेकिन वास्तव में बहुत काम की है। ठीक है, और क्या जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यदि आप उदाहरण के लिए आइकन्स बदलना चाहते हैं तो सेटिंग्स में पर्सनलाइज पर जाएं। यहां आप वॉलपेपर बदल सकते हैं, बेशक अपनी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों के लिए। आप डायनामिक वॉलपेपर भी जोड़ सकते हैं। आप थीम्स बदल सकते हैं। हमारे पास डिफॉल्ट, मोटो, सीवे हैं। उदाहरण के लिए मैं इसे चुन सकता हूं ताकि आप देख सकें कि यह कैसे काम करता है और यहां कैसा दिखता है। मैं बस एक नजर डालता हूं। रंग बदल गए हैं। हमारे पास आइकन शेप, आइकन का आकार है। हमारे पास 5 आकार हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ये स्क्वायर्स, चौकोर आकार चुनता हूं। यदि आप बदलाव लागू करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करें। और एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने आपको वह पहले दिखाया है। ठीक है, यदि आप लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आप होम स्क्रीन लेआउट बदल सकते हैं और यहां आप बदल सकते हैं कि एक स्क्रीन पर आप कितने ऐप्स रख पाएंगे। यहां हमारे पास ये आंख का आइकन है। हम प्रीव्यू देखने के लिए टैप करके होल्ड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसे 2 बाय 2 के ग्रिड पर बदलूंगा और फिर इसे 4 बाय 4 पर सेट करूंगा। इसके बाद आप बहुत ही आसानी से ये देख सकते हैं कि क्या यह लेआउट आपके लिए बिल्कुल सही है या फिर आपको इसमें कुछ और बदलाव चाहिए। और फिर अगर आप बदलना चाहते हैं तो सेव बटन दबाएं। ठीक है, और आखिरी चीज के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने डेटा का बैकअप कैसे बना सकते हैं। ये वास्तव में बहुत उपयोगी चीज है और एक शक्तिशाली टूल है। मैं हमेशा डेटा का बैकअप रखने की पुरजोर सलाह देता हूं। इसे बनाने के लिए बैकअप या कॉपी डेटा पर जाएं। बैकअप डेटा पर क्लिक करें। ये गूगल बैकअप है, गूगल वन बैकअप। और इसकी बदौलत हमारा बैकअप हमारे गूगल अकाउंट के क्लाउड में सेव और स्टोर हो जाएगा। नीचे हमारे पास बैकअप विवरण है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ इनेबल, सक्षम है। मेरे मामले में मुझे यहीं पर फोटो और वीडियो को चालू करने की आवश्यकता है।
लेट्स गो चुनें। आपको नोटिफिकेशन की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है, फिर वापस जाएं। यदि आप अन्य डिवाइस डेटा पर टैप करते हैं तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह इनेबल है। और नीचे हमारा वह गूगल अकाउंट है जिसमें हम अभी साइन इन है। और बात यह है कि आप ये नहीं भूल सकते कि आप किस गूगल अकाउंट पर बैकअप बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप भविष्य में उस डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको उसी गूगल अकाउंट में साइन इन करना होगा। तो आप ये नहीं भूल सकते कि आप किस अकाउंट पर इसे बना रहे हैं। स्टोरेज स्पेस के साथ भी यही है। हमारे पास नीचे ये बार है और बैकअप बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टोरेज स्पेस होना जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो आपको गेट स्टोरेज या क्लीन अप स्पेस पर क्लिक करना होगा और जगह खाली करने के लिए आपको कुछ चीजें डिलीट करनी होंगी और फिर वापस जाकर बस इस हरे बटन बैकअप नाउ पर क्लिक करें। अगर आप उस पर टैप करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा और वह धीरे धीरे भरेगा। असल में जब यह गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा बैकअप सफलतापूर्वक बन गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें स्क्रीन के नीचे एक नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा और ये आपको एक वाक्य दिखाई देगा, योर डेटा हैज बीन बैक्ड अप। और इसका मतलब होगा कि सब कुछ सफलतापूर्वक सेव हो गया है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।